हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। मुझे पता है बहुत टाइम से हमने टेक्निकल वीडियोस मोस्टली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे बनाई है। तो अब हम ओवरऑल इंजन्स या इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखो, एक प्रॉब्लम, अगर आप इस टेक्निकल लाइन से हैं, आपके पास कार है, आपके पास ट्रक है, आप बहुत ज़्यादा कई लोग जो है परेशान रहते हैं मेरी गाड़ी में एवरेज नहीं आता। वो एक प्रॉब्लम जो एवरेज नहीं आता है के चक्कर में ना जाने क्या क्या खुल जाता है और एट दी एंड भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। तो आज ये नहीं है इस वीडियो को देखने का मतलब कि इसको देखोगे और आपकी एवरेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं है। लेकिन आपको समझ में आएगा कि एवरेज के कितने कारण हो सकते हैं और किस किस जगह पे कैसे कैसे कौन सा पार्ट इफेक्ट डालता है या किस तरीके से डायग्नोसिस होनी चाहिए एवरेज के लिए। तो देखो, बहुत सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में कि ये वर्क करता कैसे, अंदर फ्यूल जलता कैसे है। मैं हज़ारियों बार शायद बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन मैं इसमें दोबारा से बताऊंगा। यदि आप पहली बार ऐसा कोई वीडियो देख रहे हो तो भी आपको समझ में आएगा। देखो, इस समय जो आपके सामने स्क्रीन पे है ये एक इंजन है, ये डीजल इंजन है। लेकिन डीजल हो, पेट्रोल हो, कोई भी हो, आप इस चीज़ पे ना जाएं कि ये डीजल इंजन है तो ये वीडियो आपके मतलब की नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंजन हो आपके पास, वर्किंग लगभग लगभग सेम रहती है। हर इंजन में पिस्टन रहता है। जैसे आप इस एक चित्र को पकड़ के हम चलते हैं, यहाँ पे अभी इसको पकड़ लेते हैं, ठीक। अब हर इंजन में आपके पास एक ये पिस्टन, इसको कहते हैं पिस्टन, ध्यान से समझना, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये जो पूरा आप देख रहे हो इसको पूरे को तो ब्लॉक कहते हैं, यहाँ पे इस हिस्से को, ठीक। लेकिन अंदर का ये जो भाग है ये सिलेंडर कहा जाता है क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो ये सिलेंडर में पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से ट्रैवल करता है। बहुत मोटे स्तर पे मैं आपको बताता हूँ, अंदर फ्यूल जलता है। जब फ्यूल जलता है तो बम की तरह धमाका होता है, जैसे कोई बम फट गया हो। अब वो जब बम फट रहा है तो जैसे अगर हमारे हाथ में ही अगर बम फट जाए तो हमारा हाथ चलता है, उसी तरीके से अगर इस पिस्टन के ऊपर कोई बम फट गया तो ये पिस्टन नीचे की तरफ धक्का खा करके आएगा। इसके धक्का खाने से क्या होगा, ये कनेक्टिंग रॉड होती है पिस्टन के साथ, ये उस धक्के को आगे ट्रांसफ़र करेगी, किसको, इसको। ये क्या है, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट जो है वो अल्टीमेटली जुड़ी रहती है। जैसे हम ये मान लेते हैं ये एक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट ही है, मान लेते हैं, बिल्कुल ऐसी तो नहीं होती। ये आगे जुड़ी रहती है आपके फ्लाई व्हील से, फ्लाई व्हील जुड़ा रहता है आपके क्लच असेंबली से, और क्लच जुड़ा रहता है आपके गियर बॉक्स से, और गियर बॉक्स आगे जुड़ा रहता है डिफरेंशियल, जो दोनों टायर के एक्सेल्स में पावर देता है और अल्टीमेटली पावर ऐसे बहती हुई टायरों में आपस में बट आती है। इस तरीके से हमारी गाड़ी आगे चलती है। अब अंदर फ्यूल जलने की, अब एवरेज, अब देखो यहाँ पे एवरेज की बात अगर हम करें तो ये जो हमने पूरा बनाया था, ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट आगे फ्लाई व्हील से जुड़ी हुई है, फ्लाई व्हील पे क्लच है, क्लच आगे गियर बक्से में लगा हुआ है, ठीक। गियर बॉक्स आगे डिफरेंशियल में है, डिफरेंशियल से एक्सल जुड़े हुए हैं और एक्सल से टायर। इंजन को छोड़ करके अगर मैं केवल ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करूं, इसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं कि पावर को पहिए तक पहुंचानी है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम में ही अपने आप में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आपकी गाड़ी में एवरेज आने से रोक देगी। जैसे गियर बॉक्स के ऊपर एक सेंसर लगा रहता है, उसको कहते हैं व्हीकल स्पीड सेंसर, VSS। ये व्हीकल स्पीड सेंसर गाड़ी की स्पीड बताता है और गाड़ी की स्पीड के हिसाब से इंजन के अंदर जलने वाला ईंधन, फ्यूल, कम या ज़्यादा ECU के द्वारा कर दिया जाता है। अब अगर ये VSS
व्हीकल स्पीड सेंसर ही काम ना कर रहा हो, तो ये फ्यूल कम ज़्यादा करने की जो एक प्रोसेस है उसमें दिक्कत आएगी और उससे एवरेज बिगड़ जाएगा। ये एक बहुत छोटा एग्जांपल है। इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो, आपका फ्लाईव्हील स्लिप हो रहा है क्लच प्लेट से, कई ऐसे लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, जिनको ये तक एहसास नहीं होता कि मेरी क्लच प्लेट स्लिप है। मैं किसी और की बात क्या करूं, जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था शुरू के 1-2 साल तो मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता था। बहुत बाद में समझ में आया कि ऐसे देखा जाता है कि क्लच प्लेट हमारी स्लिप है। नए नए ड्राइवर आ गए हैं ट्रकों पे, उनको तो एहसास ही नहीं होता, वो बस ये कहते हैं कि अभी डलवाई थी, अभी डलवाई थी। तो एक क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील के ऊपर सेंसर लगा रहता है, जैसे हम क्रैंक सेंसर कहते हैं, डिफरेंशियल, और फिर अंत में टायर का व्हील के साथ या जो ब्रेक्स होते हैं वो आपस में फ्रीनेस जो उनमें होनी चाहिए। ये नहीं कि टायर जो है जाम होकर, व्हील जो है, चक्का जो है जाम होकर के चल रहा है, तो फिर वो एवरेज नहीं आएगा। तो ये सारी तो ट्रांसमिशन सिस्टम की बातें हैं और इसमें बहुत अंदर तक घुसा जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको इंजन से रिलेटेड बातें केवल यहाँ पे बताऊँगा। ध्यान से इसको देखना। एवरेज की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमारा ट्रक अभी हमने स्कैनर लगवाया, कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, एवरेज गाड़ी में नहीं है, कैसे मैं देखूं। अनेकों कारण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन तरीका आप देखिए कि कैसे है, कि एवरेज ना आने का क्या क्या। एक छोटा सा ये जो एग्जांपल चल रहा है ध्यान से देखिए। तो अब ये देखो, ये पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है और सारी हवा अंदर खींच रहा है। खींच लिया, अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये पेट्रोल का है तो हवा के साथ पेट्रोल भी आएगा। ये वाल्व बंद हो जाएगा क्योंकि ये खुला था, इस स्टेप में ये बंद हो गया है। अब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, देखो पिस्टन पे भी एरो बना हुआ है ऊपर का, और दोनों वाल्व ये बंद हैं, तो हवा और पेट्रोल यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हुआ 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 जब पिस्टन टॉप पे पहुँचा, वैसे ही स्पार्क प्लग ने स्पार्क जनरेट कर दिया। स्पार्क प्लग के स्पार्क जनरेट होते ही पेट्रोल में आग लग गई, बम वाला वो धमाका हुआ, पिस्टन धड़ाम से जो है नीचे की तरफ चला और वो सारी पावर ट्रांसफ़र हो गई। और एट दी एंड क्या होता है, सारा एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट वाल के खुलने से और पिस्टन के ऊपर चलने से सारा एग्जॉस्ट निकल जाता है। ये बहुत मोटे स्तर पे बता रहा हूँ मैं आपको वर्किंग। ठीक, तो इस तरीके से हमारे इंजन के अंदर जला। अब देखिए साहब, क्या है कि BS3 में जो गाड़ी थी, तो BS3 गाड़ी जो प्रदूषण कर रही थी, यहाँ एग्जॉस्ट में प्रदूषण निकला साइलेंसर से, ये साइलेंसर पे जाएगा तो प्रदूषण ज़्यादा है। तो अब BS3 गाड़ी को BS4 में जब कन्वर्ट हुआ तो सरकार ने कहा देखो भैया इसे BS4 करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा ये जो इंजन है ना, इसको मैं चलने की अनुमति नहीं दूंगा। ये सरकार ने कह दिया जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने फ्यूल सिस्टम जो बनाते हैं, बॉश, डेल्फी, डेंसो, सीमेंस, इन सब से कहा कि देखो भैया हमारी गाड़ी तो इलेक्ट्रिक भी चल जाएगी, CNG भी चल जाएगी, तो तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं आएगा, तुम्हारा ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है सारी हम बाहर कर देंगे। अगर तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी बचानी है तो कुछ उसमें ऐसे परिवर्तन करो कि भाई तुम्हारा ये जो फ्यूल सिस्टम है वो बना रहे। तो अब इन सब कंपनियों ने क्या किया, मीटिंग करी। तो मीटिंग में क्या हुआ कि फ्यूल कितना डाला जाए, क्योंकि जब अमूमन गाड़ी में ये जो एग्जॉस्ट निकलता है आप देख रहे हैं यहाँ से, इसमें बहुत सारा फ्यूल आता है, बहुत सारा डीजल साइलेंसर से यूं ही निकल जाता है, बहुत सारा पेट्रोल थोड़ा करते करते बहुत सारा निकल जाता है बिना जला हुआ, बहुत सारी ऑक्सीजन निकल जाती है बिना जली हुई। तो अनाप शनाप डीजल जल रहा है, अनाप शनाप पेट्रोल जल रहा है, या ऑक्सीजन की जो है वेस्टेज हो रही है, तो उसको रोका जाए। तो फ्यूल सिस्टम की जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि एक चीज़ हो सकती है कि फ्यूल अगर हम कम इंजेक्ट कराएं, अभी मैं डीजल का एग्जांपल लूँगा, फ्यूल सिस्टम से अगर कम डीजल अंदर स्प्रे करवाएं पिस्टन के ऊपर, तो एक तो हमारा जो है प्रदूषण कम होगा, क्योंकि जब फ्यूल कम जलेगा तो प्रदूषण भी कम होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, फ्यूल कम जलेगा तो प्रदूषण कम होगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर फ्यूल कम जलेगा तो क्या होगा कि पिकअप डाउन हो जाएगा। तो
इस चीज़ पे गौर किया गया कि वो फ्यूल जो इंजेक्ट हो वो पूरा अगर जलाया जाए तो गाड़ी में पिकअप अच्छा रहेगा, गाड़ी में एवरेज अच्छा रहेगा, गाड़ी में कोई स्मोक नहीं होगा, गाड़ी में कोई हंटिंग मिसिंग नॉकिंग नहीं होगी, बशर्ते ये फ्यूल पूरा जले। ये फ्यूल पूरा जले इसके लिए एक दूसरे इंजीनियर ने कहा कि हमारे को एयर जो है पूरी मिलनी चाहिए, जब तक ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तब तक फ्यूल पूरा नहीं जलेगा। तो उसने कहा कि पहले हमें अंदर आने वाली हवा को नापना होगा। तो इस हवा को कैसे नापा जाए, तो उसके लिए ये सेंसर लगा दिया गया। इसका नाम है एयर मास फ्लो सेंसर। कितनी हवा बह करके इंजन में जा रही है ये एयर फिल्टर के जस्ट पीछे लगा रहता है। ठीक, एयर मास फ्लो सेंसर जस्ट पीछे लगा रहता है। ये सेंसर कभी कभी 3 पिन का होता है, कभी 4 पिन का होता है। 4 पिन का है तो समझ जाओ इसमें टेम्परेचर सेंसर भी है, यानी ये 2 बातें बताएगा कि इसको ECU को, एक कंप्यूटर लगा रहता है पूरी हमारी गाड़ी में जो ये सारी चीज़ें देखता है, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो ये सारी बातें ECU को बताएगा कि कितनी हवा बह करके इंजन में जा रही है और कितने तापमान पे जा रही है। तो 2 चीज़ें पता लग गई, एक तो एयर की क्वांटिटी, दूसरा एयर का टेम्परेचर। ये दोनों चीज़ें ECU को पता लग गई। तीसरी बात कि कितने प्रेशर से जाएगा, उसके लिए एक और सेंसर है, ये है बूस्ट प्रेशर सेंसर, कि हवा जो इंजन के अंदर जा रही है वो कितने प्रेशर से जा रही है। तो एयर का टेम्परेचर, एयर की क्वांटिटी और एयर का प्रेशर, ये 3 चीज़ें ECU को पता लगी। इसका मतलब एयर के बारे में सारी जानकारी ECU के पास है कि इस इंजन में कितना एयर कितने प्रेशर से कितने टेम्परेचर पे जा रहा है। ठीक, अब एक रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक रेशियो है किस चीज़ का, एयर बाय फ्यूल का, कि कितनी हवा पे कितना फ्यूल जलाया जाए तो हवा भी वेस्ट ना हो और फ्यूल भी वेस्ट ना हो। तो वो पेट्रोल इंजन के लिए होता है 14.7:1 और डीजल इंजन के लिए होता है 14.4:1। ठीक, ये वो रेशियो है कि इस पे हमारा पूरा फ्यूल और पूरी हवा एक दूसरे के साथ मिल करके जलेगा तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया आएगा। इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए कि अगर इसको बहुत सिंपल वे में आपको बताऊं कि अगर 14 ग्राम हवा यानी एयर जा रही है तो 1 ग्राम फ्यूल जाना चाहिए, तो सबसे बेहतरीन मिक्सचर होगा, कुछ वेस्टेज नहीं होगा। ठीक, ये रेशियो अगर मेंटेन हो जाता है तो हमारे को पिकअप, एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें सही मिलेंगी। तो कितनी हवा अंदर आ रही है ये तो हमें पता लग ही गया। उसी के हिसाब से इस इंजेक्टर के ऊपर ECU पल्स भेजता है, जिससे उतना ही क्वांटिटी में इंजेक्टर डीजल को इंजेक्ट करे कि 14.4:1 ये मेंटेन हो एयर बाय फ्यूल रेशियो, उससे हमें पिकअप वगैरह सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। ऐसे आता है एवरेज जब पूरा मिक्सचर जले। अब ये पूरा मिक्सचर में क्या हुआ कि यहाँ से आने वाली हवा के बारे में जानकारी अच्छे से नहीं मिली, कि हमारा एयर मास फ्लो सेंसर ख़राब नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा चोक हो गया है, तो सारी जानकारी ECU तक अच्छे से नहीं पहुंचा रहा है। बूस्ट प्रेशर सेंसर ख़राब नहीं हुआ है लेकिन सारी जानकारी अच्छे से नहीं पहुंचा रहा है। इसका कोई फॉल्ट कोड नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जो जानकारी ये दे रहा है वो गलत दे रहा है, तो हमारा एवरेज बिगड़ा हुआ रहेगा। ठीक, हमारी जो इंजेक्टर है उसकी नोज़ल, देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अगर ख़राब है, ठीक, या अंदर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो हो सकता है उसका फॉल्ट कोड आए। लेकिन अगर नोज़ल ने तेल देना या नोज़ल के तेल देने की क्षमता डाउन हो गई है तो वो प्रॉपर फ्यूल नहीं देगा और इसका कोई फॉल्ट कोड नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। आजकल ये भ्रम है कि अगर गाड़ी में दिक्कत है तो फॉल्ट कोड आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ इस बात को।
आपको इस तरीके से अगर चलोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा निराशा के अलावा। आपको प्रॉपरली इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि भाई साहब एवरेज आता कैसे है। ठीक, जब हमारा फ्यूल प्रॉपर मिक्सचर में जलेगा तब एवरेज आएगा। अब प्रॉपर मिक्सचर में कब नहीं जलेगा? जब एयर सही ना हो, या एयर सही आ रही है लेकिन उसकी जानकारी सही नहीं पहुंच रही है चीज़ों तक, हमारा इंजेक्टर प्रॉपर काम ना कर रहा हो, ये हमारे जो वाल हैं ये प्रॉपर सील ना करें, ये पिस्टन की रिंगें प्रॉपर सील ना करें, सिलेंडर में पता लगा यहाँ से साइड से नीचे जा रहा है, अब आप कहोगे बैक कंप्रेसर बहुत आएगा। ऐसा होता हर बार नहीं है कि अगर ये पिस्टन की रिंगें थोड़ी सी लीक कर रही हैं तो आपको बहुत सारा बैक कंप्रेसर मिले, नहीं। और 99% लोगों के पास तो कंप्रेशन नापने की कोई टेक्निक नहीं है। वो तब तक कंप्रेशन की तरफ नहीं देखते जब तक सारी दुनिया उनको मना ना कर दे कि ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, तब तक वो देखेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से अभी ये तो बहुत बेसिक चीज़ें मैंने केवल हवा और आपको फ्यूल सिस्टम को लेकर के बताया है। अगर मैं इसमें कुछ कंपोनेंट और जोड़ दूं, जैसे EGR हो गया, SCR हो गया, DPF हो गया, ठीक, आपका जो है आजकल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर EMP सेंसर हो गया, आपका एग्जॉस्ट थ्रॉटल वॉल्व ETV, आपका इनटेक थ्रॉटल वॉल्व ITV, इन सब चीज़ों को ये देखो, ये सारे सेंसर आपकी गाड़ी में हो ये ज़रूरी नहीं है। EGR 99% मिलेगा, SCR, DPF, EMP, ETV, ITV ये कुछ स्पेशल गाड़ियों में BS6 में ट्रक्स में लग करके आता है। तो इन सब चीज़ों का भी रोल उतना ही मायने रखता है। भले ही इसके अंदर की वर्किंग सही हो रही है, जैसे हवा सही आ रही है लेकिन जानकारी पूरी नहीं जा रही, तो आपका एवरेज कम आएगा। तो एवरेज के लिए इस तरीके से डायग्नोसिस किया जाता है, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने उसको देखा और कर दिया। वो कुछ ज़्यादा ही उजागर फॉल्ट होता है, जिसका फॉल्ट कोड आ रहा है पहले से, वो तो ऐसे हो जाता है, लेकिन छुपा हुआ फॉल्ट निकालने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन तो, या 3 से 5 दिन लगते हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो के पीछे जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य था आपको समझाने का कि एवरेज के पीछे किन किन चीज़ों का हाथ रहता है, किस तरीके से डायग्नोसिस की जाती है, आई होप मैं अपनी बात समझाने में काफ़ी क्लियर रहा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछें। थैंक यू वेरी मच।